चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बेटे, आज के लेक्चर में हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और ट्रांसमिशन डिस्कस करनी है, जिसमें हमने कुछ बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो कल हमने डेवलप कर लिया था कि हम ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता क्या है, उसके सेगमेंट्स पार्ट्स कौन कौन से हैं, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और जी जैनब, सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा ये सर बहुत कम है। अच्छा, अभी तेज कर दे। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह से होती है। कल के लेक्चर में हमने एक बेस सा डेवलप कर लिया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्चुअली होता क्या है, और वो जंक्शन किन दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान होता है, नर्व मसल के दरमियान। और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि प्री साइनेप्टिक टर्मिनल जो है वो क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल क्या होता है, साइनेप्टिक लेफ्ट क्या होता है। और इसके अलावा फिर हमने डिस्कशन स्टार्ट कर ली थी कि जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है उसके अंदर आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है और एसिटाइलकोलिन, और वो एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स में स्टोर्ड रहता है। सो फिर हमने डिस्कस ये भी किया था कि वेसिकल्स जो हैं वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, और वेसिकल का जो स्ट्रक्चर है उसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि एसिटाइल कोलिन जो है उसकी सिंथेसिस कैसे होती है, कोलिन कहाँ से आता है, एसिटाइल कोए कहाँ से आता है, और एसिटाइल कोलिन जो है वो किस एंजाइम की मदद से बनता है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। सो और एसिटाइल कोलिन जैसे सिंथेसाइज होता है तो उसके बाद वो जो जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं जो वेसिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं वो उस एसिटाइलकोलिन की अपटेक करते हैं और उसको वेसिकल के अंदर स्टोर रखते हैं। तो यहाँ तक हमने बातें जो हैं वो डिस्कस कर ली थी। इस यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो वो हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अदरवाइज में उसको दोबारा थोड़ा सा जो है वो हम बिल्डअप करेंगे अपना कॉन्सेप्ट और फिर आगे जाएंगे। लेकिन चलें जी, हमने डिस्कस किया था कि दिस इज़ आवर स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और ये जो है दिस इज मोटर न्यूरॉन, दिस इज द सेल बॉडी ऑफ मोटर न्यूरॉन, दिस इज द सेंट्रल प्रोसेस। और फिर जो है उसके बाद पेरिफेरल जो है वो प्रोसेस है जो कि एक्सॉन टर्मिनल भी बनाता होता है, दिस इज द टर्मिनल एंड। और फिर हमने कहा था कि ये मसल सेल मेम्ब्रेन जहाँ पे मोटर एंड प्लेट जो है, मोटर नर्व जो है वो एंड करती है, वहाँ पे ये मसल सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें से एंडेंटेशन से होते हैं। तो जहाँ पे ये एंड करती है, जहाँ पे ये ज्वाइन करती है, जहाँ पे कनेक्ट करती है विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल, सो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, मोटर एंड प्लेट। सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कल, और साथ में फिर हमने ये भी बताया था कि इस मोटर एंड प्लेट के अंदर, इस प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के अंदर जो है बेसिकली एसिटाइलकोलिन होता है जो कि वेसिकल के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। दिस इज आवर एसिटाइलकोलिन जो कि वेसिकल के फॉर्म में स्टोर्ड है इनके अंदर। और अगर आपको याद हो तो हमने कल इस वेसिकल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि दिस इज दी वेसिकल, और ये इस वेसिकल के अंदर जो है दरमियान में इस वेसिकल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको ट्रांसपोर्टर्स मिलेंगे। these are the एसिटाइलकोलिन ट्रांसपोर्टर्स जो कि बेसिकली एसिटाइलकोलिन की मूवमेंट करवाते हैं सेल के अंदर। बेटे, मेरी आवाज़ ठीक है? आवाज़ आ रही है सबको? अभी कोई इशू तो नहीं है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो दीज आर बेसिकली द एसिटाइलकोलिन ट्रांसपोर्टर्स जो कि एसिटाइलकोलिन को सेल के अंदर मूव करवाते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि एसिटाइलकोलिन जो वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे भी एक स्पेसिफिक
कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन होता है, और इस कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन को हमने कल एक नाम भी दिया था और हमने कहा था कि इसको कहते हैं साइनेप्टोब्रेविन। साइनेप्टोब्रेविन, ठीक है। सो दिस इज साइनेप्टोब्रेविन, और ये साइनेप्टोब्रेविन बेसिकली यहीं पे मैं इसको इधर भी बना देता हूँ। दिस इज दी साइनेप्टोब्रेविन। जी, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन और जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके इनर साइड पे जो है एक दूसरा कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन होता है, और इस कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन को जो है वो हम कहते होते हैं, इस कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन का नाम है सिंटैक्सिन। दिस इज सिंटैक्सिन। दिस इज सिंटैक्सिन। ठीक है जी, ये हमारे पास सिंटैक्सिन प्रोटीन है जो कि इनर साइड पे होता है, ठीक है, ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। चलें, इस सिंटैक्सिन की ना का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा दोबारा यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा। वो इस वजह से ज़रूरी है कि थोड़ा सा आपको थोड़ी सी इसकी लॉजिक की समझानी है। ये सपोज करें दिस इज आवर सिंटैक्सिन, तो ये इसके ना आउटर साइड पे ऐसे दो ऐसे स्ट्रक्चर से होते हैं, ठीक है। इन इस पॉइंट पे ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यहाँ पे इधर बेसिकली कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स हैं, कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स। तो कैल्शियम जब एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज बहुत कम है। अच्छा, चलें तो मैं ज़रा और दोबारा बताता हूँ। जो सिंटैक्सिन प्रोटीन है ना, इसका मैं स्ट्रक्चर आपको समझा रहा था। सिंटैक्सिन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह ही है कि उसके स्ट्रक्चर में ये तो इसका रिसेप्टर साइट है, और इस रिसेप्टर के ऊपर ना दोनों साइडों पे इस तरह से कैल्शियम बाइंडिंग रिसेप्टर्स होंगे। यहाँ पे इस प्रोटीन के ऊपर यहाँ पे दो कैल्शियम बाइंडिंग रिसेप्टर्स होंगे इस तरह से, ठीक है, जिसके साथ ये कैल्शियम जो है ये आके बाइंड करेगा। जब कैल्शियम सेल के अंदर आता है, जब एक्शन पोटेंशियल अराइव करता है और कैल्शियम सेल के अंदर आता है, सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर आता है, तो ये कैल्शियम जो है ये क्या करता है, ये अपने दोनों रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है जो कि सिंटैक्सिन प्रोटीन के ऊपर है, ठीक है। अब जब सिंटैक्सिन प्रोटीन के ऊपर कैल्शियम बाइंड करेगा, सो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाइंड कर रहे हैं। अब जब पॉजिटिव चार्ज बाइंड करेंगे, सिमिलर चार्जेस जब एक जगह पे होंगी, तो हमेशा सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब ये रिपेल करेंगे तो इसके बाद जब कैल्शियम बाइंडिंग होगी, तो उसके बाद इस सिंटैक्सिन प्रोटीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ये प्रोन्स जो एक दूसरे के करीब थे वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे ऐसे, बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के अटैचमेंट की वजह से ये दोनों जो रिसेप्टर्स थे वो बेसिकली मूवेबल हैं, सो वो बेसिकली एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ऐसे एक दूसरे से अवे चले जाएंगे। सो एक तरह से ये रिसेप्टर एक्टिवेशन हो जाएगी। कैल्शियम बाइंडिंग जो है ये बेसिकली इस रिसेप्टर जो सिंटैक्सिन है इसकी एक्टिवेशन कर देता है, इस रिसेप्टर प्रोटीन की एक्टिवेशन कर देता है। सिमिलरली ये कैल्शियम जो है साइनेप्टोब्रेविन की भी एक्टिवेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दिस वेसिकल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और वहां पे जो इसका रिसेप्टर है जो कि एक्टिवेटेड है, जिसको कैल्शियम ने एक्टिवेट किया हुआ है, तो ये साइनेप्टोब्रेविन जो है इट विल गेट अटैच्ड विद द सिंटैक्सिन, और जब ये अटैचमेंट होती है तो फिर इनकी प्रोक्सीमेशन होती है, एक दूसरे के करीब आते हैं। चलें, अब इसको आप थोड़ा सा हम दोबारा से लिंक बना के इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास एक्शन पोटेंशियल आ रहा है अलोंग द मेम्ब्रेन, ठीक है, अलोंग द मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल आ रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे आपके पास कैल्शियम डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स होंगे, ठीक है। ये डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल जब एक्शन पोटेंशियल अराइव करेगा, डेफिनेटली दोनों साइडों से अराइव कर रहा है, सॉरी यहाँ से भी आ रहा है, ऊपर अलोंग द मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल अराइव कर रहा है। सो एक्शन पोटेंशियल जब यहाँ पे अराइव करता है, सो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं, और उसके थ्रू क्या होता है, कैल्शियम की इन्फ्लक्स शुरू हो जाती है, कैल्शियम सेल के अंदर आना शुरू कर जाता है। अब जब कैल्शियम सेल के अंदर आना शुरू होता है यहाँ पे,
इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर आना शुरू होता है। सो दिस कैल्शियम, मैंने आपको कहा है कि अगर मैं इस कैल्शियम को इस क्रॉस से डिनोट करूं, सो ये कैल्शियम सेल के अंदर आ गया, ठीक है। अब ये कैल्शियम क्या करता है, सबसे पहले तो इन दोनों रिसेप्टर साइट के साथ बाइंड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से सिंटेक्सिन प्रोटीन जो है वो उसकी एक्टिवेशन होती है। उसकी एक्टिवेशन कैसे होती है, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि ये कैल्शियम यहाँ पे बाइंड किया इसने, तो चूंकि सिमिलर चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये एक दूसरे से अवे चले जाएंगे और एक तरह से ये रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। सिमिलरली दिस कैल्शियम आल्सो एक्टिवेट्स दिस साइनेप्टोब्रेविन प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास ये जो वेसिकल है दिस एक्चुअली स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स दिस सिंटेक्सिन, दिस सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन पे पहुंचने के बाद ये वेसिकल बेसिकली अटैच कर जाता है यहाँ पे इस सिंटेक्सिन के साथ थ्रू साइनेप्टोब्रेविन, ठीक है। जब इनकी अटैचमेंट होती है तो ये एक दूसरे के साथ जो है इसकी इनकी प्रोक्सीमेशन होती है। प्रोक्सीमेशन का मतलब है कि एक दूसरे को और करीब आते हैं। सो अल्टीमेटली वेसिकुलर सेल मेम्ब्रेन विल गेट फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टोर्ड एसिटाइलकोलिन है that will be then released into the synaptic space, synaptic cleft, ठीक है। So this is how calcium moves the neurotransmitter from the presynaptic terminal into the synaptic space, ठीक है। इसमें यहाँ तक समझ आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटे, यहाँ तक किसी पॉइंट की समझ ना आई सर हो ये तो साइनेप्टोब्रेविन का जो आपने बताया ना, उसका रोल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, फिर से समझ नहीं आई वो। बेटे कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम साइनेप्टोब्रेविन और सिंटेक्सिन ये दोनों कैल्शियम डिपेंडेंट है। जब कैल्शियम सेल के अंदर मूव करता है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये कैल्शियम इस साइनेप्टोब्रेविन को भी एक्टिवेट करता है और सिंटेक्सिन को भी एक्टिवेट करता है। साइनेप्टोब्रेविन को एक्टिवेट इन दैट सेंस करता है कि आपको पता है कि आपके ये जो सेल है जो बेसिकली इंट्रासेलुलर, इसके अंदर ये कैल्शियम जो है ये साइनेप्टोब्रेविन, दिस इज कैल्शियम सेंसिटिव, ठीक है। जब कैल्शियम सेल के अंदर आएगा तो उसकी वजह से दिस साइनेप्टोब्रेविन प्रोटीन विल गेट एक्टिवेटेड, और इस ये बेसिकली दिस विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द वेसिकल टुवर्ड्स द सिंटेक्सिन, ठीक है। सो ये कैल्शियम सेंसिटिव साइनेप्टोब्रेविन जो है दिस इज कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन, और ये जब कैल्शियम इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सो दिस प्रोटीन विल गेट एक्टिवेटेड, और ये बेसिकली एक तरह से इट हेल्प्स इन दी मूवमेंट ऑफ वेसिकल टुवर्ड्स दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पे कि जब ये एसिटाइलकोलिन जब ये रिलीज होता है साइनेप्टिक स्पेस में, तो इस एसिटाइलकोलिन के लिए इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करूँगा। दीज आर दी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स और चैनल्स प्रोटीन्स हैं, जिसके साथ जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइट, जिसके एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पे ऐसे रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स हैं, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स हैं एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पे, 2 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और इन रिसेप्टर्स के साथ क्या होता है कि ये रिसेप्टर्स बेसिकली स्पेसिफिक है फॉर दिस एसिटाइलकोलिन। सो एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होता है, सो दिस एसिटाइलकोलिन साइनेप्टिक स्पेस में आने के बाद इट विल गेट अटैच्ड विद इट्स रिसेप्टर्स, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है। जब रिसेप्टर के साथ जब इसकी बाइंडिंग होगी, तो ये अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कुछ लाइगेंड ऑपरेटेड चैनल्स भी होते हैं, लाइगेंड operated channels. So basically these are ion channels which are operated by this ligand. So when this ligand get attached with the receptor, so these channels will get activated and it will get open. और जब ये open होते हैं, so these channels, इन channels का जो specific नाम है ना, these channels are actually, इनको हम कहते हैं these are cationic channels. These are cationic channels. Cationic channels. और cationic channels जो हैं वो specifically these are specific for the movement of cations across this muscle cell membrane, ठीक है। So इसका मतलब है cations जो है वो मूव करेंगे। अब cations जो है जो मेजरली यहाँ पे है हमारे पास, वो तो एक सोडियम है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादा है, और एक पोटेशियम है जो कि इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादा है।
और यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन बिफोर द अटैचमेंट ऑफ एसिटाइलकोलिन इट वाज इन रेस्टिंग फेज एंड इन इट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाज अराउंड 75, या हम कहते हैं चलो अराउंड 80 मिलीवोल्ट है इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. This muscle cell membrane has resting membrane potential of -85 millivolt and this is initially resting. और जब ये resting phase के अंदर है तो आप लोग मुझे बताएं कि इसका जो resting membrane potential है ये पोटेशियम इक्विलिब्रियम के ज्यादा नजदीक है या सोडियम इक्विलिब्रियम के? पोटेशियम इक्विलिब्रियम के ज्यादा पोटेंशियल. तो जब पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के नजदीक होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जितना नजदीक होगा तो उस केस में क्या होगा कि पोटेशियम की जो आउटवर्ड मूवमेंट है वो कम हो जाएगी. सेल से बाहर जो पोटेशियम की मूवमेंट है वो कम हो जाएगी. ऐसा ही है ना? तो जब सेल की पोटेशियम की सेल के बाहर मूवमेंट इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जो कि पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के करीब है, इस पे पोटेशियम की आउटवर्ड मूवमेंट कम होती है. सो इस वजह से हम कहते होते हैं कि ये चैनल्स जब एक्टिवेट होते हैं थ्रू द अटैचमेंट ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द एसिटाइलकोलिन, सो क्या होता है कि इन चैनल्स के थ्रू सोडियम जो है उसकी रैपिड इन्फ्लक्स शुरू हो जाती है, बिकॉज इनसाइड द मेम्ब्रेन जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज फॉर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ सोडियम आयन एंड सोडियम इज a high in concentration in the extracellular environment, so sodium will start moving into the cell. ठीक है? तो जब पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर मूव करेगा सो डेफिनेटली ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम इट्स रेस्टिंग फेज, और ये -80 से -70 -60 -50 -40 -10 0, ठीक है, -10 से लेके जो है ये जनाब आ जाएगा 0 मिलीवोल्ट तक. ठीक है. इस और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज क्यों हुआ? ड्यू टू द इनफ्लक्स ऑफ इनकमिंग सोडियम आयन. सोडियम जो है वो सेल के अंदर मूव कर रहा है, सेल के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रो जो नेगेटिव था उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल -80 मिलीवोल्ट से 0 मिलीवोल्ट पे आ गया. ठीक है. ये जो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहेंगे कि नहीं? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया कि नहीं? हो गया. नो सर. क्यों? जिसने कहा नो सर तो क्यों नहीं हुआ? शाबाश. आज क्योंकि एक्शन पोटेंशियल पे वो अभी तक पोटेंशियल की वैल्यू नहीं पहुंची ना. डीपोलराइज तो हुआ लेकिन वो वैल्यू पे तो नहीं पहुंचा. नहीं तो डीपोलराइजेशन जब स्टार्ट होती है तो एक्शन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से उसके बाद जो वैल्यू होती है, जो भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, वो तो डीपोलराइजेशन ही होती है. तो एक्शन पोटेंशियल तो डीपोलराइजेशन में ही होता है, लेकिन इसको हम एक्शन पोटेंशियल नहीं कह रहे. सही के जिसने कहा कि नहीं कहते इसको, हम वो सही कह रहे हैं, लेकिन क्यों इसको एक्शन पोटेंशियल नहीं कहते? जिसने इस सवाल का जवाब सही दिया उसको 0.5 सॉलिड मार्क्स में दूंगा प्रैक्टिकल के अंदर. सर ये मतलब कि ये वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से कम होगा ना? मतलब ये नहीं बेटे, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इस सेल का थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -60 मिलीवोल्ट है फॉर एग्जांपल. चलिए मैं आप -60 मिलीवोल्ट है. -60 मिलीवोल्ट पे कब का क्रॉस कर चुका है? 0 पे आ गया, 0 मिलीवोल्ट. The membrane is getting depolarized, no doubt, but इसको हम एक्शन पोटेंशियल नहीं कह रहे हैं. इसको हम क्या रहे हैं? चले मैं इसका नाम भी आपको बता देता हूं कि इसको हम कहते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल. दिस इज एंड प्लेट पोटेंशियल. सो एंड प्लेट पोटेंशियल, इसको हम एंड प्लेट पोटेंशियल क्यों कह रहे हैं? इसको हम एक्शन पोटेंशियल क्यों नहीं कह रहे हैं? मेम्ब्रेन इज गेटिंग ऑल द मेम्ब्रेन इज गेटिंग डीपोलराइज्ड. जी अभी भी सवाल मेरा वैलिड है 0.5 सॉलिड मार्क्स के लिए. जी वो जो मसल सेल्स है ना, मसल फाइबर्स, तो उनको जो है ना एक्टिवेट करने के लिए ये पोटेंशियल इनफ नहीं होगा. एक शायद इसको और भी चाहिए. नहीं. एक्शन पोटेंशियल जो हमने डिस्कस किया था ना वो सेम ही फिनोमिना को
ऑब्जर्व करता है। ऐसे नहीं होता कि किसी और मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल 0 के बाद स्टार्ट हो, ऐसे हो नहीं सकता। एक्शन पोटेंशियल विल ऑलवेज। सर ये स्टिमुलस से तो नहीं ना आ रहा, ये तो अब इफेक्टर को रिस्पांस जा रहा है ना। हमें स्टिमुलस से क्या लेना देना है? एक्शन पोटेंशियल को तो चार्ज से, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के साथ उसका ताल्लुक है, स्टिमुलस के साथ तो उसका ताल्लुक नहीं है। स्टिमुलस तो जिस तरह से हम जब एक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे थे तो वो तो स्टिमुलस सिर्फ एक एंड पे पड़ा है, एक्शन पोटेंशियल तो अलोंग द मेम्ब्रेन ट्रेवल कर रहा है। सो वो एक पेज से दूसरे पेज में, दूसरे पेज से तीसरे पेज में जो ट्रांसफर हो रहा है एक्शन पोटेंशियल, जो वे ऑफ डिपोलराइजेशन मूव कर रही है, वो हर दफा हर एक पेज को तो हम इंडिविजुअली स्टिमुलेट नहीं कर रहे, वो तो हम एक ही सिर्फ एक साइड को स्टिमुलेट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल बेसिकली नर्व से मसल में ट्रांसफर होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो एक्शन पोटेंशियल नर्व से मसल में ट्रांसफर हो रहा है थ्रू केमिकल क्या हुआ, उसने आपके अटैच किया मेम्ब्रेन के साथ और चैनल्स को ओपन किया, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज केटाइन जो है वो सेल के अंदर आया। केटाइन जब सेल के अंदर आता है सो वो सेल के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को उसके रेस्टिंग फेस से अवे लेके जाने की कोशिश करता है। सो मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू हो गया और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव से 0 मिलीवोल्ट पे आ गया। सो हम कह रहे हैं कि जब हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे थे हमने कहा था कि जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 मिलीवोल्ट पे आ जाता है दैट इज द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है। और इस सेल की बात करूं तो इस सेल जो उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 है, तो इसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -70 हो सकता है। ये -70 पे इसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव हो जाता है। ये मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है उस पर भी तो डिपेंड करता है कि क्या पता वो एक्टिवेटर हो या इनहिबिटर हो। ये एसिटाइलकोलिन इज एक्टिवेटर, एसिटाइलकोलिन की हम बात कर रहे हैं। एसिटाइलकोलिन इज एक्टिवेशन स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। हम तो एसिटाइलकोलिन की ही बात कर रहे हैं, हम तो किसी और की भी बात नहीं कर रहे। जी शाबाश, 0.5 नंबर हैं, बहुत ज्यादा होते हैं बाजू का। आपको का जो ग्रेड है ना वो 0.5 से ऊपर नीचे हो रहा होता है। सॉलिड मार्क्स, जी शाबाश। चलें एक सॉलिड नंबर कर देते हैं, चलो शाबाश। 1 सॉलिड मार्क्स। सवाल रिपीट करें एक बार, फिर सवाल रिपीट। सवाल दोबारा रिपीट नहीं होता। इतनी देर तक सो रही थी आप? सोच रहे थे सर, एक बार कर प्लीज। जी मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -80 से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तरफ जग गया, वो -80 से 0 मिलीवोल्ट तक आ गया। सो हम कह रहे थे कि मेम्ब्रेन जो पोलराइज था, जो -80 मिलीवोल्ट पे पोलराइज था, वो डीपोलराइज हो गया, वो -80 से 0 मिलीवोल्ट पे आ गया। इवन उसने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्रॉस किया और वो 0 मिलीवोल्ट पे आ गया, इसका मतलब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुआ। लेकिन ये जो चेंज इन पोटेंशियल है, जो डीपोलराइजेशन हुई है, इस डीपोलराइजेशन को हम एक्शन पोटेंशियल नहीं कह रहे, इसको हम एंड प्लेट पोटेंशियल कह रहे हैं। क्यों इसको एक्शन पोटेंशियल क्यों नहीं कह रहे? सर क्योंकि ये एक्शन जनरेट नहीं कर पा रहा ना मसल्स में। क्यों नहीं कर रहा? यही तो सवाल है, क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों ऐसा हो रहा है? सर मसल्स को जो है ना वो एक्टिवेट करने के लिए कुछ और पोटेंशियल चाहिए होता होगा। नहीं चलें, बस हम टाइम इस पे, मेरा ख्याल है मुझे जवाब देना पड़ेगा। नहीं, मूवेबल फ्यूएबल वाली कोई बात नहीं है। सर इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व हैं, ये इसकी कोई बेचारे की कोई गलती नहीं है, ये सही अपना काम सही कर रहा है। चलें मैं आपको बताता हूँ ये एक्शन पोटेंशियल। जी इकरा क्या? मैंने कहा आप जवाब खुद दे दे, वरना किसी को नंबर मिल जाएगा फिर हमें अफसोस होगा। अच्छा ठीक है, चलें तो इसका जवाब बेटे ये है, एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होने के लिए दैट इज डिपेंडेंट ऑन दी वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स। जब तक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जब तक नहीं ओपन होंगे तब तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। याद रखिएगा, जितना ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल आप लोग जितना ही मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करवा दो, लेकिन एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट नहीं होगा उस टाइम तक जब तक वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स नहीं ओपन होंगे। वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स जो कि हमने पढ़े थे कि जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं तो सोडियम की इन्फ्लक्स होती है और मेम्ब्रेन डीपोलराइज होता है, और फिर एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे जब ये पहुंचता है तो उसके बाद वोल्टेज सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं जो कि रिपोलराइजेशन काज करवाते हैं। सो एक्शन पोटेंशियल
कि जो स्टार्ट होना है एक्शन पोटेंशियल ऑलवेज डिपेंड, ये जहन में बिठा लें अपना पक्का, एक्शन पोटेंशियल जो है इट ऑलवेज डिपेंड upon the activation of, it always occur upon the activation of voltage gated sodium channels. जब voltage gated sodium channels activate होंगे तब एक्शन पोटेंशियल एक्टिवेट होगा जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो जितना भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा दैट विल बी लोकल पोटेंशियल, ठीक है, वो डिपोलराइज्ड मेम्ब्रेन होगी लेकिन वो एक्शन पोटेंशियल नहीं काज करेगा। और उसकी वजह क्या है, यहाँ पे क्योंकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो देखो इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ रहा है, इतना तो थ्रेशोल्ड तक तो पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज ये जो एंड प्लेट पोटेंशियल, एंड प्लेट है ना मोटर एंड प्लेट, यहाँ से लेके, मैंने कहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी मोटर एंड प्लेट है। इस मोटर एंड प्लेट की ये जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन के अंदर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स नहीं होते, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। ऑल दो मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखो कितना ज्यादा जो है वो डीपोल, मेम्ब्रेन कितनी ज्यादा डीपोलराइज हुई है, लेकिन इवन देन एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पा रहा बिकॉज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एंड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स वो यहाँ पे नहीं होते, वो बेसिकली इस मोटर एंड प्लेट के बाद जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो पोटेंशियल था, मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, दिस वाज नॉट एक्शन पोटेंशियल, दिस वाज लोकल पोटेंशियल, एंड दिस लोकल पोटेंशियल and the local potential which actually takes the membrane potential from -80 to 0 millivolt, that type of local potential is known as end plate potential, end plate potential। समझ आई यहाँ तक बात की? जी सर। अच्छा चले, कोई नहीं, मायूस नहीं होना, अगले मैं आपको सवाल नंबर लेने का मौका दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, ठीक है। तो इस तरह से अब क्या होगा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो सोडियम की इनफ्लक्स होती है, ये सोडियम जो इनकमिंग सोडियम है ये एक्चुअली मूव कर सकता है ना साइड वाइज। मैंने कहा था कि जब हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे थे कि इनकमिंग जो सोडियम है साइड वाइज मूव कर सकता है, और ये साइड वाइज 1 to 2 मिलीमीटर मूव करता है। सो बेसिकली इस सारे मेम्ब्रेन के अंदर जो मोटर एंड प्लेट है, इस सारों के अंदर ये सोडियम चैनल्स तो है, डीप जो लाइगेंड ऑपरेटेड चैनल्स जो हैं, आयन चैनल्स ये तो हैं, और उसके अगेंस्ट जो है सोडियम इंटर हो रहा है, और वो सोडियम कमिंग सोडियम जो है वो साइड वाइज मूव कर रहा है, और ये यहाँ पे आके बेसिकली जो जहाँ पे मोटर एंड प्लेट खत्म होती है वहाँ पे जहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं उनको एक्टिवेट करता है, और उसकी जब एक्टिवेशन होती है तो फिर वो चैनल्स ओपन होती हैं और सोडियम की इन्फ्लक्स शुरू हो जाती है, और मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज होता है, और यहाँ से रियल एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है जो कि अलोंग दिस सेल मेम्ब्रेन जो है फिर मसल सेल मेम्ब्रेन फिर ट्रेवल करता है दोनों साइड्स को, ठीक है। सो दिस इज हाउ एक्शन पोटेंशियल कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है फ्रॉम नर्व इनटू मसल, ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। जी बेटे। ये जब एसिटाइलकोलिन आके लगा था तो उसने क्या कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट नहीं किया था कि मतलब सोडियम, हाँ यही यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेशन नहीं है बेटे, यहाँ पे बेसिकली आयन कैटायनिक चैनल्स हैं उनकी एक्टिवेशन होती है। अच्छा, दीज आर कैटायनिक चैनल्स, मैं इसको स्पेसिफिक सोडियम चैनल्स भी नहीं कहूंगा स्टार्ट में, इसको मैं कैटायनिक चैनल्स कहूंगा बिकॉज इस चैनल के थ्रू पोटेशियम भी बाहर जा सकता है। लेकिन इस स्टेज में जिस टाइम पे सेल मेम्ब्रेन रेस्टिंग फेज में होता है तो आपको पता है कि वो ज्यादा पोटेशियम इक्विलिब्रियम के नजदीक होता है, इस वजह से पोटेशियम की आउटवर्ड मूवमेंट कम होती है, ना होने के बराबर होती है। सो इस वजह से वो सोडियम की जो है जब ये चैनल्स एक्टिवेट होते हैं कैटायनिक चैनल्स, तो फिर सोडियम जो है की इन्फ्लक्स होती है फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर साइड बिकॉज द इंटरसेलुलर resting membrane potential is far away from the इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो सेल के अंदर मूव करता है। सो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ है ना, ये जो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम द नर्व इनटू द मसल मेम्ब्रेन, दैट इज ट्रांसफर्ड with the help of acetylcholine, and acetylcholine actually activates the cationic sodium cationic channels, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो सेल के अंदर मूव करता है और वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को लेके जाता है अवे फ्रॉम इट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और वो इनकमिंग सोडियम मोटर एंड प्लेट के इसके एंड के साइड पे
जहाँ पे वो एंड होता है वहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स भी होते हैं, उनको एक्टिवेशन करता है, जिसकी वजह से सोडियम इन्फ्लक्स उनके थ्रू होती है और रियल एक्शन पोटेंशियल वहाँ से दोबारा जनरेट होता है और वो एक्शन पोटेंशियल अलोंग दी मसल मेम्ब्रेन ट्रेवल करता है। सो बेसिकली सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप तो बेटे अगर आपको याद हो जब एक्शन पोटेंशियल हम पढ़ रहे थे तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का काम बेसिकली मेम्ब्रेन को वापस पोलराइज स्टेट में लेके आना था। रेस्टिंग स्टेट में लेके आने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप का काम होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने में उसका रोल है, उसका तो डीपोलराइजेशन में कोई रोल नहीं है, एक्शन पोटेंशियल में तो उसका डायरेक्ट रोल नहीं है, डीपोलराइज करने में तो रोल नहीं है उसका, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करने में रोल है। समझ आ रही है बेटे आपको? थैंक यू सो मच तो यहाँ पे तो यहाँ पे इस चीज को आपने जहन में रखना है। अच्छा है आपने दोबारा पूछा, मुझे भूल गया था कि आपने कल क्वेश्चन किया था और इसको हमने क्लियर करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटे वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है। चलें यहाँ पे अब टाइम ये तकरीबन कोई 1-2 मिनट रह गए, मैं एक दूसरी मीटिंग जनरेट कर रहा हूँ, जल्दी से आप लोग उसको ज्वाइन करो और मैंने सिर्फ 5-10 मिनट बात करनी है, उसके बाद हम खत्म करते हैं। ठीक है आज के लेक्चर को, तो जल्दी से आप उसको ज्वाइन कर लो ताकि मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स और बताने, उसके बाद हम खत्म करते हैं। थैंक यू। मैं आपको दोबारा लिंक भेज रहा हूँ।